हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ गए हैं और अभी भी देर नहीं हुआ है। अभी ये मॉक चौथा ही है, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और जो भी प्रश्न होंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन के कितने ज्ञात स्थिर समस्थानिक है? यानी कि हमसे किसका पूछा जा रहा है? तो हमसे जो पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है। तो जो ऑक्सीजन के ज्ञात स्थिर समस्थानिक हैं वो है 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करेंगे जो 3 स्थिर समस्थानिक हैं वो इस तरह से हो जाएंगे, लिख देते हैं पहले, उसके बाद कौन हो जाएगा, ये तीनों इसके समस्थानिक है। नीचे वाला जो है ये क्या होता है? तो ये होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, और जो ऊपर वाला है वो क्या होता है? तो ये हो जाता है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान। और वहीं बात करेंगे कि जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या कहलाता है? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो क्या होता है प्रोटॉन की संख्या होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं उस तत्व का परमाणुक संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। और वही किसी तत्व का परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसकी संख्या के योग के तत्व को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और यही देखिए ऊपर नीचे लिखा हुआ है। वहीं आपसे अगर पूछ लेगा प्रश्न में कि जो ऑक्सीजन 16 होते हैं उसके परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन का उपस्थिति है? तो देखिए पहला नंबर 16 वाला का ही जानते हैं। तो पहले वाला में जो होता है 16 में 8 प्रोटॉन और क्या कहता है 8 न्यूट्रॉन। तो पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन, समझ जाइएगा। वहीं अगर ऑक्सीजन 17 वाला की बात करेंगे तो इसमें कितना होता है? इसमें होता है 8 प्रोटॉन और क्या कहता है 9 न्यूट्रॉन। इस तरह से संख्या आपको ध्यान में रखना होगा। और अब 18 की अगर बात करें कि ऑक्सीजन 18 परमाणु के नाभिक में तो 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होता है। और ये संख्या काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच वास्तव में किसकी भिन्नता होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या की भिन्नता होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे संख्या बताया गया। चलिए बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि का मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग क्या जानते हैं? एंटीबायोटिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो एंटीबायोटिक औषधि के बारे में का पूछा जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें जो क्लोरोरैम्फिनॉल है यही है प्रतिजैविक औषधि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो एंटीबायोटिक कह सकते हैं इसको प्रतिजैविक भी बोल सकते हैं। तो इस शब्द का जो क्या कहता है प्रयोग हुआ था किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जाता है। तो सेलमैन बॉक्समैन द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा। कब प्रयोग किया गया था? तो 1942 में किया गया था। तो ये इसमें एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। और ये जो क्या कहता है क्लोरोरैम्फिनिकॉल है ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो क्या करता है कई जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए उपयोगी है। जिसमें से कौन कौन से रोग का बात अगर करें तो हो जाएगा उसमें से मेनिनजाइटिस, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, ये सब जीवाणु के कारण होते हैं और इसी का उपचार के लिए ये उपयोगी है। टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, ये सब इसके उदाहरण के अंतर्गत ही आएंगे। तो कभी कभी आपसे उदाहरण भी पूछ सकता है। वहीं बात करें तो इस प्रतिजैविक औषधि को और क्या कहा जाता है? तो इसे लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लाइफ सेविंग ड्रग्स।
तो ये पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक जो है सर्वप्रथम किससे बना था, तो सर्वप्रथम ये कवक से बना था, ये भी पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और याद आ गया। क्या आप लोग क्या जान सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि सबसे प्रथम एंटीबायोटिक कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये था पेनिसिलिन। कौन, तो पेनिसिलिन। और काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको सारा पॉइंट नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है। अब आ जाएंगे आज के प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो हमको सदिश देखना है। तो इनमें से जो सदिश है वो कौन सी हो जाएगी, संवेग। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। वहीं बात करें संवेग जो होता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान कहिए और किसका, वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इस तरह से बीपीएससी 17वीं दीजिए या फिर कि आप बीपीएससी टीआरई 4 दीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुणनफल क्या होता है, तो वो क्या होता है, संवेग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर संवेग की बात कर ले इसमें और पॉइंट की, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। कथन के रूप में दे देगा क्वेश्चन, पूछेगा इनमें से कौन सही है कौन नहीं। तो परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों इसमें होता है, इसीलिए तो यह सदिश राशि है। वहीं बात करें और क्या इसमें पूछ लिया जाता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो संवेग में जो परिवर्तन का दर है वो क्या होता है, बल कहलाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। अगर आपसे पूछे कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक भी ध्यान रख सकते हैं, किलोग्राम पर सेकेंड, इस तरह से, ठीक। और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। अब आ जाएंगे आज के चौथे नंबर प्रश्न की ओर। साइंस के प्रश्न मिले। अब आपको देखिए पॉलिटी का, यानी कि आपको सारे विषय का प्रश्न इसमें शामिल किया गया है जीके जीएस के लिए। चौथा नंबर प्रश्न आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात के निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ये किस में कहा गया था, बेरूबाड़ी संघवाद के निर्णय में। तो कहाँ है बेरूबाड़ी संघवाद, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, जो कि 1960, ठीक। तो इसका वर्ष भी ध्यान रखना, इसी में कहा गया था कि क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट में से एक है। वहीं जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद्य है, जो कि कब, तो 1973 में। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान का अंग है। तो ये भी तो पूछ सकता है कि किस में अंग है कहा गया है और किस में अंग नहीं है। तो दोनों को आपको मेनली ध्यान रख लेना है। बाकी तो प्रस्तावना से हम लोग छोटा छोटा पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जैसा प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग यही एक्सप्लेनेशन। बढ़ेंगे आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्न में से किसने कहा था कि यह ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये कथन का आ गया प्रश्न। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात कर ले तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन है, तो 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन है। वहीं अगर बात कर ले जो ये स्टेटमेंट है वो है केटी शाह का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि जो केटी शाह थे ये क्या थे, बिहार से भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे।
और ये राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार भी रह चुके थे। उस टाइम की बात है 1952 की। तो ये इसमें एक चीज़ लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे, एक केटी शाह, जिनका ये स्टेटमेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान में इसको रख लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 6 प्रांतों में। हमसे कितने प्रांतों में पूछा गया? तो 6 प्रांतों में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और किस अधिनियम द्वारा? तो ये भी ध्यान रखना है, जिसको अंडरलाइन हम करते हैं। 6 प्रांत में कौन कौन सा था जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था? वो था बॉम्बे, बंगाल, हो सकता है नाम ही आपसे पूछ दे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, और क्या हो जाएगा, असम और बिहार। यही 6 प्रांत हो जाएंगे। वहीं बात करें तो भारत में जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना है वो किस अधिनियम का है? तो भारत शासन अधिनियम का ही है। और इसमें और क्या, चलिए इसमें इतना पॉइंट काफ़ी है। हाँ, एक चीज़ और रख सकते हैं, 1935 का बात आया है तो कि 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय, कौन सा न्यायालय? तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय की क्या हुई थी? तो स्थापना। ये पॉइंट इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं जो ज़रूरी है कि इसी अधिनियम के द्वारा, यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही, ये भी इसी अधिनियम के तहत हुआ रहा था। और एक और अधिनियम जो कि केंद्र स्तर पर क्या हुआ था? द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। अब आएंगे 7 नंबर प्रश्न पे। जनगणना रिपोर्ट 2011 के आधार पर बिहार के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो यह भी 2011 के अकॉर्डिंग ही हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो सही है देख लेते हैं पहले। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। बिहार में सर्वाधिक, तो ये तो सही है। दूसरा है बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है, तो ये भी सही है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है? शिवहर है, तो शिवहर ही हो जाएगा, ये भी सही है। बाकी जो चौथा नंबर है वो क्या है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सिवान है, तो ये गलत हो जाएगा, सिवान नहीं है, जबकि क्या है, गोपालगंज है। तो इसमें से 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें तो आपका देखिए पहले ही जान गए कि क्या क्या हमसे प्रश्न है और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न पे अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बढ़ेंगे आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो ये हुआ था मुंगेर के खड़गपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मुंगेर के खड़गपुर में। और नाम ध्यान रखना है नंदलाल बसु, जो कि महान चित्रकार में से एक आते हैं, और ये बिहार से ही संबंधित प्रश्न है। तो बार बार बोलते हैं कि बिहार का आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा ही। TRE 4 के लिए तो GK GS है ही, बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि GK GS तो सेम ही होता है ना। वहीं बात करें कि इनका जो कुछ चित्र है उसका नाम जान लेते हैं। नंदलाल बसु जी का
चित्र का। तो अमर चित्रों में कह ले तो एक संथाली कन्या है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, संथाली कन्या। और कौन सा, डांडी मार्च। और एक याद रख सकते हैं सती। ये सब क्या है, इनकी क्या कहते हैं, चित्र है, महान चित्रकार थे ना ये, तो इसमें अमर चित्र इसको कहा जाता है कि अमर चित्रों में से ये सब का क्या होता है, नाम आता है। वहीं अगर इनकी क्या कहता है रचित साहित्य की बात कर ले कुछ, इनकी रचित साहित्य की कुछ नाम जान ले तो क्या हो जाएगा, जैसे पूछा जाता है शिल्प कथा, शिल्प कथा। और क्या हो जाएगा, शिल्प चर्चा, शिल्प चर्चा, रूपावली। ये सब इनकी साहित्य की बहुमूल्य रचनाएं हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। बढ़ेंगे आज के 9वें नंबर प्रश्न की ओर। आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता कहे जाने वाले बिधान चंद्र राय का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो इनका जो जन्म हुआ था पटना के बांकीपुर में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ, पटना के बांकीपुर में। तो ये भी ध्यान में आपको रख लेना है। और इनके बारे में अगर बात करें तो ये स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध चिकित्सक और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक, तो किस तरह से इनको लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो कि ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे, प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, और क्या थे, और ये पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके थे, पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके थे। तो इसमें ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। वही बात करें तो आप देखते ही होंगे कि भारत में 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस या फिर डॉक्टर्स दिवस जिसको कह सकते हैं, डॉक्टर्स इस तरह से लिख देते हैं, डॉक्टर्स डे। क्यों मनाया जाता है, तो ये इनके नाम बिधान चंद्र जो राय थे इनके ही जन्म दिवस पे मनाया जाता है, चूँकि ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। तो इस पॉइंट को आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 10वां नंबर प्रश्न। अब तक कितने विदेशी नागरिक को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो अब तक की बात है तो 2 विदेशी नागरिक यहाँ हमसे पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो 2 विदेशी नागरिक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और जो इसमें नाम कौन था दोनों का अगर जान ले तो एक खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान पहला नाम हुआ। और दूसरा नाम की बात करें तो डॉक्टर नेल्सन हो सकता है, दोनों का नाम ही आपसे पूछ दे तो याद रखना है रोली हला मंडेला। बताइए इतना बड़ा नाम रखने का क्या ज़रूरत था, आप लोगों को कितना डिफ़िकल्ट होगा याद करने में। और इन्हीं दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनको जो मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको 1987 में प्रदान किया गया था और इनको 1990 में प्रदान किया गया था। ठीक, और आपको पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान से एक संगठन भी पूछा जाता है, खुदाई खिदमतगार संगठन से पूछा जाता है कि कौन संबंधित हो जाएंगे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही संबंधित। प्लस ये लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाए थे, कौन सा आंदोलन, तो लाल कुर्ती आंदोलन। इनको और क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और इनसे प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसीलिए ये सब पॉइंट बताया गया। लाल कुर्ती दल के नाम से ही इसको जाना जाता है, किसको, खुदाई खिदमतगार संगठन को ही। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से
मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनेगा, चूँकि पहला देश बना है और करंट के अफेयर से भी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो ये पहला देश बना है चीन। तो ऑप्शन नंबर बी, मून मिशन चांद। तो ये मून में चांद यानी कि चीन, ऐसे भी आप लोग को ध्यान में रह जाएगा। और ये क्या कहता है, चांद का फॉर साइड वह हिस्सा है जो कि धरती से दूर है। इसे कभी कभी चांद के अंधेरे हिस्से वाला भी कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, और हाँ, चीन की अगर बात आई है तो 2030 तक चीन का जो लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है कि 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखा है, तो यही से कहता है ना, दुनिया चांद पे पहुंच गया है और आप लोग बताइए पढ़ाई करने में ही डर जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 12वां नंबर प्रश्न। वंदे भारत मिशन किससे संबंधित था? तो वंदे भारत मिशन के बारे में जानेंगे और ये भी इम्पोर्टेंट में से एक है, चूँकि देखिए जो भी प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में लाए जाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो नोट डाउन ज़रूर किया करें। ये था कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। तो ये बस यह ध्यान रखना है कि वंदे भारत मिशन इसी से संबंधित था। वहीं बात कर ले कुछ और क्या कहता है मिशन का, जिसको या फिर कह सकते हैं जैसे कि ऑपरेशन जो चलाया गया था, तो एक जो पूछा जा सकता है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त क्यों? तो ऑपरेशन दोस्त हुआ किसके लिए? तुर्की सीरिया भूकंप के कारण जो तबाही हुआ था वहाँ, तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। तो इसमें इस तरह से ध्यान रख लीजिए कि तुर्की के लिए, भारत और तुर्की के लिए क्या ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री का अगर बात कर लेगा तो ऑपरेशन मैत्री, तो ऑपरेशन मैत्री किसके लिए? तो नेपाल के लिए, जो कि नेपाल में भूकंप आया था उसके लिए भारत सरकार ने ये अभियान चलाया था। उसी तरह एक और ऑपरेशन सुकून ध्यान रख सकते हैं, ऑपरेशन सुकून। तो सुकून किसके लिए चलाया गया था? ये लेबनान युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और अब एक जो काफ़ी चर्चा में रहा था कौन? तो ये रूस यूक्रेन युद्ध, जिसमें भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। तो क्या पता इसमें से कोई एक प्रश्न आपको दिख जाए, तो इसलिए हल्के में नहीं लेना है। अब आएंगे आज के 13 नंबर प्रश्न की ओर। और हाँ, अगर इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो यहाँ कौन सी सदी? 18वीं सदी। कौन सा युद्ध? तो कर्नाटक युद्ध। ये हुआ था 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब जानेंगे कि 3 में पहला कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच हुआ। इसको किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसको समाप्त किया गया था एला सापेल की संधि, एला सापेल संधि द्वारा। वहीं बात करेंगे दूसरा युद्ध का कि दूसरा वाला कब हुआ? तो ये दूसरा वाला हुआ 1749 से 54। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी संधि। तीसरा की अगर बात कर ले कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा हुआ था 1756 से लेकर 63 तक, ठीक। और इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, चूँकि 7 सालों तक चला था, तो सप्तवर्षीय युद्ध। और ये जो समाप्त हुआ था पेरिस संधि के तहत। तो तीनों का संधि वर्ष ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वही बात करें अब अगले प्रश्न की, जो कि होगा हमारा 14वां नंबर प्रश्न। 20वीं सदी के 40 के दशक में आधुनिक भारत के इतिहास पर
मार्क्सवादी अवधारणा पर प्रकाशित निम्न में से कौन सी पुस्तक थी, ये पूछा गया है। तो वो पुस्तक थी इंडिया टुडे और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इस पुस्तक का दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें कि जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, इसके लेखक अगर आपसे पूछ दे तो लेखक की अगर बात कर ले तो क्या हो जाएंगे, A.R. देसाई। कौन हो जाएंगे, A.R. देसाई। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। और हाँ, इंडिया टुडे का अगर लेखक का पूछेगा तो रजनी पाम दत्त, रजनी पाम दत्त। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एक पुस्तक का और ध्यान आ गया है यहाँ पे, चूँकि वो भी मार्क्सवादी अवधारणा पर प्रकाशित है। तो दास कैपिटल, कौन सा, दास कैपिटल, जिसका कौन थे लेखक, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। चलिए अब आएंगे आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग बस सपोर्ट करें, बाकी मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जितना अच्छा हो सकता है कंटेंट देना मेरा काम है। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था, कौन सा युद्ध, तो स्वाली का युद्ध कब हुआ, 1612 में। हमसे क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था गुजरात क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक। और ये सूरत शहर के सुबाली तट पर हुआ था, सूरत शहर के, इसीलिए नाम भी क्या है, स्वाली का युद्ध, स्वाली तट पर, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। किसके किसके बीच का ये युद्ध था, स्वाली का युद्ध, तो पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच, पुर्तगाली और ब्रिटिश कंपनी या फिर अंग्रेज के बीच था। और इसमें जो क्या कहता है, अंग्रेज की जीत हुई थी इस युद्ध में, यानी कि पुर्तगाली की हार हो गई थी। तो इसमें ये बस इतना ध्यान रख लेना है। आएंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। और एक बात यहाँ कहना चाहेंगे कि RRB NTPC 2024 का जो लोग भी फॉर्म भरें तो उनके लिए 21 क्लास करवा दिया गया प्रैक्टिस, और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं NTPC के लिए। आएंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। ओजोन पट्टी की उपस्थिति वायुमंडल के किस भाग में स्थित है, तो ये है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें अगर वायुमंडल का, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा, उपस्थित आवरण, उपस्थित आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल को ही कुछ परतों में बांटा जाता है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो ये सब इसका ही क्या है, परत या मंडल में बांटा जाता है। वहीं अगर आपसे कहें कि पृथ्वी का निकटतम मंडल कौन सा हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल। तो ये हो जाएगा पृथ्वी का निकटतम मंडल। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और ये क्षोभ मंडल है जो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। क्या है, सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न। भारत में सोना की उपस्थिति निम्न में से किस राज्य क्षेत्र की भूमि में है, सोना पूछा गया है। तो ये किस में है, ये जो है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक। प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये किस जिला, अगर कहेगा कि किस जिला में, तो कर्नाटक में अगर बात कर ले तो कोलार हो गया,
रायचूर हो गया, रायचूर जिला, यही सब में हट्टी क्षेत्र में क्या है, अवस्थित है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ले तो यहाँ हो जाएगा, क्या कहता है, अनंतपुर और चित्तूर क्षेत्र में, चित्तूर क्षेत्र में। तो क्या पता प्रश्न आपसे क्या पूछ ले, इसलिए हर तरह से आपको ध्यान में रखना है। वही बात करें और इसमें क्या, तो बस इतना पॉइंट ध्यान रखिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 18 नंबर प्रश्न। अब आ गया, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोनबास क्षेत्र किस देश में है। तो ये डोनबास क्षेत्र है जो यूक्रेन में स्थित है। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है, आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ध्यान रखना है। यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए, डोनबास को और क्या लिख दे सकता है, तो डोनेट्स भी लिख सकता है, डोनेट्स भी लिख सकता है। ठीक, यहाँ 60 बिलियन टन कोयला होने का भंडारित, मतलब कितना, 60 बिलियन टन कोयला क्या है, होने का अनुमानित भंडार है। तो इसीलिए तो ये हो गया। वहीं बात कर लें कि भारत में दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे आई है कोयला की बात, तो लिख ही लेते हैं कि भारत में दामोदर घाटी, कौन घाटी, तो दामोदर घाटी जो है कोयला का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, सर्वप्रमुख क्षेत्र है। बढ़ेंगे 19 नंबर पर, और 19 नंबर पर जाने से पहले जो डेली का हमारा है कि 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये है आपके लिए आज का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तीसरा प्रश्न जो है आज का, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपको पढ़ा दिया गया है, ताकि आपका एक बार और रिवीजन हो जाए। और कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो संसद को। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बजट 2024-25 के कितने मुख्य विषय हैं, तो 4 विषय हैं। तो इसी तरह का डेली आपको करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन आंसर जरूरी भी है। वहीं बढ़ेंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। और आपको हम सारे पंचवर्षीय योजना फुल डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं टॉपिक में, तो आप देख लीजिएगा। वहीं इसकी अगर अवधि की बात कर ले तो 1997 से 2002, तो अवधि इसका पूछ सकता है। तो इसमें बस अब इतना ध्यान रखिए, काफ़ी है। बढ़ेंगे आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म हमको पहचानना है। तो सही युग्म पूछ रहा है, तो सही युग्म जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लदांग, जो कि मलेशिया का है। ये स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है और ये क्या है, इस देश से संबंधित है। और आपको हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। वहीं बात करें तो इंडोनेशिया का भी एक ध्यान रख लीजिएगा कि इंडोनेशिया का भी स्थानांतरणशील कृषि का जो नाम है वो लदांग ही है। तो इंडोनेशिया का भी हो जाएगा। वही बात करें और किसका पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ लेगा अगर आपसे म्यांमार का, तो म्यांमार का ध्यान रखिएगा तुंगिया। फिलीपींस का अगर आपसे पूछ ले तो फिलीपींस का ध्यान रखिएगा काइनिंग, कौन सा, तो काइनिंग।
और कांगो का पूछेगा तो मसोले, मसोले मसाई जनजाति, और क्या हो जाएगा मसोले कृषि, स्थानीय कृषि का नाम। चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो कैसा लगा सेशन बताइएगा ज़रूर। तो थैंक यू।